Hello everyone, this is Qasim Raza. I hope all of you are doing good. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, दिस टॉपिक हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट प्लेड अ ग्रेट रोल इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया. देखें, हमारा जो आज का टॉपिक है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है मेरी नज़र में कि जिसने इतना इम्पैक्ट किया इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कि पूरी इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो इस इवेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद चेंज हो गई. मैं अक्सर कहता हूँ बीइंग अ हिस्टोरियन ये बात कि अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना होती तो शायद आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तसव्वुर ना होता और सिर्फ एक बड़े सगीर और एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उसमें हम आज इंडिया को देख रहे होते और उसी तरह जो है सारे मामला चल रहे होते. लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई, वो क्यों हुई, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, क्या क्या मसाइल आए उसके बीच में, किस तरह से जो है वो इंडियंस के लिए उसने मसाइल पैदा किए, किस तरह से इस वॉर ने जो है वो ब्रिटिश को इंडिया का कंट्रोल दिया, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. लेकिन वही बात के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, आप लोगों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें यह देखना है कि कैम्ब्रिज जो है वो क्या हम लोगों से डिमांड करता है कि हम लोगों ने इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है. देखिए जी, हमारा जो 14 मार्क 7 मार्क क्वेश्चन आता है, 90% ऑफ द टाइम्स वो क्वेश्चन या तो हमारा रीजंस में से आता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों, या तो वो क्वेश्चन हमारा इस तरह से आता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके जो फेलियर्स हैं, क्योंकि इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, कोई ऐसा कोई मूवी सीन तो मैं आपको बता नहीं रहा कि जो आप लोगों को पता नहीं है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन जीता था. ऑब्वियसली ब्रिटिश ही जीते थे. तो हमें यह भी इसमें पता होना चाहिए कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो फेल हुई, जो इंडियंस नहीं जीत सके, उसकी क्या रीजन थी. देखिए जी, सबसे पहले मैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इंट्रोडक्शन पे बात करना चाहूंगा. देखिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इस जंग को हम हिंदुस्तान की और ब्रिटिश की आपस में पहली जंग जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, इससे पहले जो हमने बंगाल के बारे में बात की, हमने पंजाब के बारे में बात की, हमने सिंध के बारे में बात की, मैसूर के बारे में बात की, मराठा के बारे में बात की, तो कोई ऐसी जंग नहीं है जो कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा था. ये वाहिद ऐसी जंग है जो 1857 में हुई कि जिस जंग में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे. लेकिन प्लीज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ये जंग कोई ऐसी जंग नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा मैदान है एंड आप देख सकते हैं कि जी एक तरफ हिंदुस्तान की आर्मी खड़ी है इकट्ठी होकर, एक तरफ अंग्रेज खड़े हैं आपस में, जिस तरह मूवीज में आपने देखा या जिस तरह आपने बाकी बैटल्स के बारे में पढ़ा कि ऐसी कोई बैटल है. ऐसा कुछ नहीं है. डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में अपने अपने तरीके से अपने अपने लोग मसाइल जो है उनका हल ढूंढ रहे थे. देखिए, इस जंग को अंग्रेजों ने जो डिक्लेयर किया वो म्यूटिनी किया, कि इंडियन म्यूटिनी है, कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की है. लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए जो ये जंग है वो आज़ादी की जंग है. तो सवाल यहां पर यह आता है कि हिंदुस्तानियों ने अपनी किताबों में, स्टेनले वॉलपूट हो गए, बड़े बड़े राइटर्स हो गए, इन लोगों ने जो है इस जंग को आज़ादी की जंग क्यों कहा. देखिए, रीजंस पे अब हम आएंगे कि क्या क्या मसाइल थे, क्या क्या थे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा जो है उसका एक सिनेरियो बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को आए हुए तकरीबन जो है वो 250 साल हो चुके थे. इन 250 साल के अंदर मुगल्स का डिक्लाइन भी हो चुका था, ब्रिटिश की एक्सपेंशन भी हो चुकी थी. ब्रिटिश ने जो है वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी हद तक जो है वो पॉलिटिकली यहां पर डोमिनेट भी कर लिया था और ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन भी चल रहा था. तो ब्रिटिश ने क्या किया हुआ था कि ब्रिटिश ने एक तरह से इनके माइंडसेट को जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था. ब्रिटिश जो है वो हर तरह से, हर चीज के अंदर जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से लेकर आ रहे थे. तो लोगों के दिलों में इस कदर नफरत पैदा हो चुकी थी, लोग जो थे वो इस कदर परेशान थे कि उनके जहन में सिर्फ एक बात थी, और वो बात ये थी कि अगर हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे,
इनके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, इनसे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको यहां से नहीं निकालेंगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम इनसे जान छुड़वा सकें। ब्रिटिश ने यहां पर अपनी रेलवेज को डेवलप किया, जिसके बारे में इंडियंस को ये लगता था कि ये ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए किया है, कि वो अपने सोल्जर्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो अपने वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, रेलवेज के जरिए ट्रेड करेंगे। ब्रिटिश ने अपनी पूरी तरह से जो है वो एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से यहाँ पर डेवलप कर दिया था। ब्रिटिश ने जो है वो पूरी तरह से जो है वो पॉलिटिकल यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था। तो बात यहाँ पर यह है समझने की कि लोगों के दिल में अंग्रेजों के लिए इस कदर नफरत पैदा हो चुकी थी कि उनके पास अंग्रेजों से जान छुड़वाने का इस जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो अब हमें जो है वो रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थी। एक एक करके हम रीजंस के बारे में, क्योंकि जाहिर है अगर 14 मार्क क्वेश्चन आता है तो आपको कि आपको जो है वो 5 to 6 रीजंस पता होनी चाहिए। इनके 7 मार्क क्वेश्चन आता है तो 3 रीजंस पता होनी चाहिए। तो हम जो है वो करेंगे, इस पे एक एक करके सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज 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 एक चीज आप लोग माइंड में रखें कि जब आप कोई पैराग्राफ डेवलप कर रहे होते हैं, कोई आप रीजन लिख रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि एक एक पैराग्राफ के अंदर बच्चे 2-2, 3-3 रीजंस जो हैं उनको मेंशन कर रहे होते हैं सिर्फ अपने पैराग्राफ की लेंथ बड़ी करने के लिए। तो बराए मेहरबानी एक रीजन जो होती है, एक जो पैराग्राफ होता है, उसके अंदर आप एक ही रीजन को प्रॉपरली डेवलप किया करें, उसके अंदर आप फैक्ट्स बताया करें, उसको अपने क्वेश्चन के साथ लिंक किया करें, ताकि आपके पास लिखने के लिए जो मटेरियल है वो ज्यादा हो। आपके पैराग्राफ्स की लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती। खैर, इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर मैं दूंगा, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो सबसे पहली रीजन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है आपके पॉलिटिकल कॉज। देखिए, जो आपके पॉलिटिकल कॉजेज हैं सॉरी, उसके अंदर सबसे बड़ा जो, अब देखिए समझना आपने सिनेरियो है कि क्या रीजंस हैं, ब्रिटिश ने क्या क्या किया, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज थी, क्या क्या उनकी जो है वो चीजें यहां पर वो डेवलप कर रहे थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों को उनसे मसला हो रहा था। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें तो इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो लाजमी आएगा। 1852 में लॉर्ड डलहौजी, जैसे मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं पिछले 1-2 लेक्चर्स में भी, कि 1852 में उसने एक ब्रिटिश ने जो है वो एक एक्ट पास किया, और उसके अंदर जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये था कि किसी भी स्टेट का अगर कोई नेचुरल एयर नहीं होगा, नेचुरल मेल एयर नहीं होगा अगर, तो वो स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश उसको कैप्चर कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेनली जो स्टेट्स उससे इफेक्ट हुई थी वो आपकी सतारा थी, जो कि 1842 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद झांसी थी जो 1853 में हुई थी, और अवध थी जो 1856 में हुई थी। सो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1852 में आया, लेकिन सर कह रहे हैं 1848 में हुई थी। तो सतारा किंगडम जो थी ये बेसिकली मराठन एम्पायर वाली स्टेट थी, जिसको ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अच्छा, उसके बाद अब जिस तरह से अवध की स्टेट को जब उन्होंने कैप्चर किया, तो उसमें से आपके जो बहुत वहां के लोकल्स थे और नवाब थे, वो उससे बहुत ज्यादा जो है वो सिंपल सी बात है कि वो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए कि उनकी स्टेट जो है, क्योंकि देखिए यहां पर ब्रिटिश ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि नेचुरल मेल एयर नहीं है तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। बहुत सी जगहों पर जो है, जैसे आपको पता है कि नाना साहिब जो थे, जो मराठन थे पेशवा के, उनका जो प्रॉब्लम था ब्रिटिश के साथ वो यही था कि वो क्लेम करते थे कि मैं नेचुरल एयर हूं, लेकिन ब्रिटिश ने फिर भी उनको कहा कि नहीं जी आप नेचुरल एयर नहीं है, और उनको कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर रहे थे वहां पर स्टेट्स में। अच्छा, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डिसकॉन्टेंट अमंग रूलर्स, इंडियन रूलर्स रिजेंटेड the loss of their power and the disrespect shown to traditional authority by the British, कि आपकी जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनकी कोई वहां पर रिस्पेक्ट नहीं थी। ब्रिटिश जो हैं उनका जिस तरह दिल चाहता था, जहां दिल चाहता था, किसी भी वो स्टेट में घुस जाते थे, किसी भी स्टेट में जाकर अपनी पावर जो है उसको शो ऑफ करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां के जो लोग थे, उन जाहिर है वो स्टेट्स जो थी उन्होंने अपनी मर्जी के वहां पर जो है वो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, लोग उनसे खुश थे। लेकिन जब ब्रिटिश जाएंगे, वो जबरदस्ती कब्जे करेंगे, तो लोग तो ऑब्वियसली उससे डिस्टर्ब होंगे ना, लोगों के दिल में उससे नफरत पैदा होगी। अच्छा, उसके बाद बहादुर शाह जफर के साथ ये हुआ था कि बहादुर शाह जफर को जो है इन्होंने बहुत एक मिनिमल सी पावर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। जाहिर है जो मुस्लिम्स थे उनके लिए तो वही लीडर था, बेशक वो उस टाइम उस तरह से अथॉरिटी में नहीं था, उनके पास उस तरह से जो है वो मालोज़र नहीं था, उस तरह से आर्मी डेवलप नहीं थी, उस तरह से उनकी एक अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन जो मुस्लिम्स थे सब कॉन्टिनेंट के, उनके लिए बहादुर शाह जफर उस टाइम भी एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी था।
लेकिन ब्रिटिश ने जो है उसकी इंपॉर्टेंस को भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया। अब इसमें एक और अगर हम रीज़न की बात करें जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है आपकी इकोनॉमिक कॉजेज़। देखें, इकोनॉमिक कॉजेज़ में अगर आप स्क्रीन पर देखें, हैवी टैक्सेशन, the British imposed high land taxes on peasants, leading to widespread poverty and famine. Many lost their land due to the inability to pay taxes. कि सर आपके जो किसान हैं, आपका जो पेजेंट्स हैं, वो कितने टैक्स आपको पे कर सकते हैं? आप उन्हीं की ज़मीनें हैं, वो लैंडलॉर्ड्स भी हैं, वहाँ पर पेजेंट्स भी हैं, वहाँ पर फार्मर्स भी हैं। आप ज़बरदस्ती जो है उनसे टैक्स ले रहे हो, जितना वो कमा रहे हैं ऑलमोस्ट उतना ही आप अगर उनसे टैक्स डिमांड कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा, लॉ से ज़्यादा अगर आप टैक्स डिमांड कर रहे हो, सिर्फ एक तरह से, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पर अगर बदमाशी कर रहे हो, तो आप, वो लोग जो हैं वो गुर्बत में और वो कहर से मर जाएंगे। वो लोग तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत से जो लोग थे उन्होंने अपनी लैंड्स भी खो दी, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस डिमांडेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ चीप ब्रिटिश गुड्स, स्पेशली टेक्सटाइल्स. British policies promoted the export of raw materials from India to Britain, while manufactured goods were imported back to India, harming locally. अच्छा, अब हो क्या रहा था? देखें, यहाँ पर जो लोग थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अगर ये हमारा रॉ मटेरियल हमसे ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके बदले में हमें इनको जो है हमें हैंडसम अमाउंट देनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि रॉ मटेरियल जो है वो बहुत चीप प्राइस पर ले रहे थे। ठीक है, यहाँ से सामान लेकर जाते थे। 18th सेंचुरी में वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, वहाँ पर जो है सस्ता रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर गए, वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन करवाई सस्ते रेट पे अपने मुल्क के अंदर। ठीक है, और यहाँ लाकर जो है उन गुड्स को, उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ऑब्वियसली आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इससे इफेक्ट हो रही थी। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ में ज़ाहिर है फाइनेंशियल अगर वो बात हो ही रही है, तो मैं एक चीज़ इसमें मैंने ऐड की है, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। देखिए जी, जो स्पॉइस थे आपके, जो सोल्जर्स थे, वर पेड मच लेस देन देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स एंड वर ऑफन गिवन पुअर लिविंग कंडीशंस। एक पोजीशन, एक रैंक पे, पहली बात है कि हिंदू मुसलमान जो भी इंडियन होगा वो अंग्रेज़ के बराबर हो ही नहीं सकता। बड़ी पोस्ट है तो भाई वो अंग्रेज़ के पास जाएगी, छोटी पोस्ट है तो वो इंडियन के पास होगी। तनख्वाहें जो हैं वो कभी भी बराबर नहीं होगी। अगर वो अंग्रेज़ है, अगर वो गोरा है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो एक लोकल से, इंडियन से जो है वो ज़्यादा होनी है। और इंडियन जो है अगर वो डिज़र्विंग भी है तो उसकी तनख्वाह नहीं होनी, तो उसकी तनख्वाह जो है ज़्यादा नहीं होनी। ठीक है, अच्छा, इंडियन सोल्जर्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड वर एंगर्ड बाय द हार्श पनिशमेंट्स फॉर माइनर ऑफेंसेस। छोटी सी गलती हो गई है आर्मी के अंदर, को सोल्जर से मिस्टेक हो गई है, अगर वो अंग्रेज़ है तो उसकी तो बख्शिश है क्योंकि वो अंग्रेज़ है, लेकिन अगर वो इंडियन है तो समझें कि बस उसकी ज़िंदगी के दिन कम है। तो ट्रीटमेंट जो थी लोगों की, लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट थी, एक तो आप उनको पैसे कम दे रहे हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस डिस्टर्ब हो रही हैं। किताबों में हमें मिलता है कि 60,000 फैमिलीज थे सोल्जर्स की जिनका लाइवलीहुड इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है। बहुत से लोग जो थे वो परेशान थे। सबसे मेन कंपोनेंट था, सबसे मेन रोल था उनका कि वो आर्मी का हिस्सा है, लेकिन उनकी ना कोई वैल्यू है ना उनकी इज्जत है, बस वो गुजार रहे हैं। वो क्या करें, उनको कुछ आता ही नहीं है करना। ज़बरदस्ती आपने उनको रिक्रूट किया हुआ है, ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में इन्वॉल्व किया हुआ है, और सारा मुश्किल काम, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं, वो सारा कुछ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और वो सिर्फ वहाँ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उसको इंजॉय कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी। एक और रीज़न जो हमें देखने को मिलती है उसके अंदर हमारी सोशल एंड रिलीजियस रीज़न है। इसको हम अलग अलग भी बात इस पर कर सकते हैं, अगर आप इस पर इकट्ठा करना चाहें आप इसको इकट्ठा भी डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके आसानी के लिए जो है वो इकट्ठा मेंशन किया यहाँ पे। देखिए जी, रिलीजियसली जो है हम इस बात को जानते हैं कि हिंदूज हों या मुसलमान हों, वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो नेचुरली जो हैं वो क्या होते हैं कि वो रिलीजियसली बड़े सेंटिमेंटल किस्म के लोग होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा था कि 1829 के अंदर एक बहुत ही फेमस कस्टम, 4 मार्क क्वेश्चन आप सबको पता है, कि सती का जो एक कॉन्सेप्ट था जिसमें विडो को जो है वो जला दिया जाता था,
तो वो मैं उस पर ज़्यादा ज़ाहिर बात नहीं कर सकता, लंबी बात हो जाएगी। तो क्या हो रहा था कि 1829 के अंदर उसको एबॉलिश कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर, जो कि हिंदू एक बहुत पुराना ट्रेडिशन था, बहुत जो है वो लोग उसको फॉलो करते थे। तो उस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी हिंदू, जाहिर है हिंदूज जो हैं उनकी प्रेफरेंस होती थी कि यहाँ पर जो है वो हिंदी और जो है वो हमारी चीज़ें पढ़ाई जाए हिंदुस्तान में। मुसलमान जो हैं वो अपनी कोशिशों में थे कि मुस्लिम एजुकेशन जो है जिस तरह मदरसाज वगैरह हैं इन पे फोकस किया जाए, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने हर चीज़ को साइड पर करके उन्होंने अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको पूरी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट और कंपल्सरी करने की कोशिश की। उसके बाद एक और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको आप मिलिट्री रीजंस में भी ऐड कर सकते हैं, वहां ऐड कर लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि कोई भी जंग हो, दुनिया की कोई भी जंग हो, उसकी दो तरह की रीजंस होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म रीजंस कि बहुत अरसे से जो है वो आपस में मसले आ रहे हैं दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, जिसकी वजह से जंग हो रही है। लेकिन एक होती है इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन वो रीजन होती है जो कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ फौरन कि अब जो है वो बर्दाश्त खत्म हो गई और अब जो है वो ऐलान जंग हो गया। तो ग्रीस कार्ट्रिजेस का जो इवेंट है वो हमारी इमीडिएट रीजन में आता है, जिसके अंदर 1857 में, क्योंकि देखें आप सब जानते हैं कि बहुत से जो आपके इंडियंस हैं वो आपकी ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि वहां पर उन्होंने जब इनफील्ड राइफल्स जब इंट्रोड्यूस की तो उनकी जो कार्ट्रिजेस थी, राइफल्स की जो कार्ट्रिजेस थी, वो क्या किया, उसको क्या किया जाता था कि उसके ऊपर जो है वो काऊ और पिग का जो है वो फैट यूज किया गया। अब आपको पता है कि हिंदूज जो हैं उनके लिए जो काऊ है वो बहुत सेक्रेड है, और मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए पिग जो है वो हराम भी है और अनक्लीन भी है। तो जाहिर है आपने जब उस कार्ट्रिज को यूज करना है तो आपको अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब ये चीज वहां पर आई और फोर्स किया गया इंडियंस को कि आप जो है इनको यूज करें इन कार्ट्रिजेस को, तो वहां पर लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते, मतलब ठीक है आप हम पर जुल्म कर रहे हैं, सब कुछ काफी अरसे से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये चीज जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये वो इंसिडेंट था जो 10 मई को हुआ था 1857 में, जिसके बाद आपकी वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जाहिर है वहां पर उन्होंने रेजिस्ट किया कि हम ये नहीं करेंगे। फिर उनको जो है वो उठाकर कुछ तकरीबन 200 में से लोग थे जिनको जेल में डाल दिया, और फिर वो पूरा वॉर का इंसिडेंट चला था। खैर अभी हम रीजंस पे बात कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है मैं अटैच करना चाहूंगा आपकी मिलिट्री कॉजेज। देखें जी, बहुत सी जो आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ थी उसमें तकरीबन जो है आपकी 75-80% जो है डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट जो है हमें फिगर मिलता है, आपके ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियंस थे। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या किया जी इन्होंने, मिलिट्री रीजन में आप इस चीज को प्रॉपर्ली डेवलप करेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड इंपैक्ट कि 1856 के अंदर एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि जी हिंदूज को, स्पेसिफिकली हिंदूज को, क्यों, क्योंकि उनके मजहब में यह चीज जो है वो जायज नहीं थी। हुआ क्या जी, उस एक्ट में यह आया कि हिंदूज जो हैं वो अंग्रेजों की तरफ से ओवरसीज जाएंगे, अंग्रेजों की तरफ से जंग करने। भाई ना उनका कोई लेना ना देना, तुम्हारे मसले, तुमने डिफरेंट जगह पे अपनी तुम कॉलोनीज बना रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, तो इंडिया से बाहर तुम इंडियन सोल्जर्स को क्यों जबरदस्ती भेज रहे हो? मतलब तनख्वाह तुम उन्हें जितनी थोड़ी सी दे रहे हो वो सिर्फ इस मुल्क के वो आर्मी की वजह से दे रहे हो ना, कि वो इस मुल्क की आर्मी है, लेकिन तुम उन्हें क्या कर रहे हो, जबरदस्ती जो है वो बाहर भेज रहे हो। आप स्क्रीन पर देखें कि इंडियन स्पर्स वर often sent on overseas campaigns which went against their religious beliefs. Crossing the seas was seen as impure by Hindus. तो इस तरह से जो है वो एक तरह से मेंटल टॉर्चर हो रहा था इंडियंस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम एक और चीज ऐड करें, प्रमोशन जो है वो एक लिमिट तक है इंडियंस के लिए। ब्रिटिश तो मालिक है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं उनके लिए जो उनकी जो प्रमोशन होगी वो एक लिमिट तक होगी, और उनकी जो, जिस तरह मैंने पहले बताया, आप वो इसमें आप मजीद इसको दोबारा भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो सैलरीज हैं, उनकी जो इनकम है वो ब्रिटिश सोल्जर्स जो है उनसे क्या होंगी,
कम होंगी। अच्छा, हम इसके की इवेंट्स के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड जो है वो लेक्चर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली जो है वो कैम्ब्रिज के जो रिक्वायरमेंट है उस पर आना चाहूँगा। तो हम जो बात करेंगे वो रीजंस पे करेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो फेल क्यों हुई। मोस्टली जो इसमें क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो रीजंस हैं वो पॉलिटिकल है, मिलिट्री है और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं उसके अंदर। कि देखिए, सबसे पहले जो है आपकी लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। देखिए, जब आपका गोल ही सेम नहीं है तो आप कैसे क्लेम करोगे कि इंडियन आर्मी है? हिंदूज जो हैं वो अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लाम का परचम लहराए, हिंदूज चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो मंदिर हो, पूजाएं हो और पूरे जो है वो ट्रेडिशन कस्टम हर चीज़ जो है वो हिंदूज के अकॉर्डिंग हो। लोकल्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने रूलर्स के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो ब्रिटिश की पॉलिसीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो हर बंदे का जो गोल है यहाँ पर वो डिफरेंट है, क्योंकि देखिए ब्रिटिश ने डिवाइडेड रूल पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट और एक नफरत तो तब तक पैदा कर दी थी ना। ये तो सबको पता था कि हिंदूज का पर्पस और है, मुस्लिम्स का पर्पस और है। तो इन चीज़ों ने जो है आपकी जो यूनिटी थी इंडियंस के बीच में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनका लड़ाई का पर्पस जो है वो डिफरेंट था दोनों का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिश पावर की, स्पेशली ब्रिटिश मिलिट्री पावर की, देखें जी, ब्रिटिश की जो मिलिट्री पावर थी वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू इंडियंस। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे माइंड में रीजंस नहीं डेवलप हो रही, मजीद रीजंस नहीं आ रही, पेपर में ऐसा टफ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप एक रीज़न ब्रिटिश की स्ट्रेंथ को बना सकते हैं और दूसरी रीज़न जो है आप इंडियन आर्मी की वीकनेस को बना सकते हैं। देखें, ब्रिटिश की स्ट्रेंथ में आपको ये पता होगा कि ब्रिटिश की जो मॉडर्न राइफल्स, मॉडर्न वेपन्स, उनकी प्रॉपर नेवल फोर्स, उसके बाद प्रॉपर उनकी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और सर कॉलिन कैंपबेल जैसे मशहूर ज़माना मिलिट्री लीडर्स जो थे वो उनके पास थे। तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी थी ब्रिटिश की। उनको किसी सप्लाई की, आर्म सप्लाई की या उन्हें उनकी नेवल फोर्सेस किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं थी। उनके पास सब कुछ था जो जंग जीतने के लिए चीज़ चाहिए थी, हौसले से लेकर हथियार तक हर चीज़ उनके पास थी। तो उन्हें ये पता था कि हमारे लिए मसला नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देवर यूनाइटेड। अंग्रेजों का पर्पस, उनका गोल सेम था। उनका गोल बस यही था कि इनको साइड पे करके हमने यहां पर रूल करना है, हमने यहां पर राज करना है। तो ब्रिटिश का जो गोल था वो सेट था, इंडियंस का जो गोल था वो डिफरेंट था। इंडियंस में हिंदूज मुसलमान के आपस के मसले थे, डिफरेंट पर्पसेस थे उनके, राइट। तो ब्रिटिश की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, उनकी जो एक स्ट्रांग मिलिट्री थी, वो रीजन बनी आपके फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। उसके बाद अगर हम बात करें वीक लीडरशिप की, देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी जो वीक लीडरशिप थी, जिसमें आपके बहादुर शाह जफर जो थे, मैंने पहले भी बताया, आप उसको इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर बनकर रह चुके थे। ठीक है जी, तो वहां पर उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। उनको जो है वो रंगून भेज दिया गया, इस तरह से मामलात वहां पर थे। खैर, इट्स अनदर टॉपिक के बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, उनको भेज दिया, फिर उनके बेटों का कत्ल और वो सारी चीजें। तो बहादुर शाह जफर की जो वैल्यू थी वो वहां पर बिल्कुल नहीं थी। अब बहादुर शाह जफर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल बन के रह गए थे। तो लीडरशिप जो थी वो उसकी जरूरत थी मुसलमानों को। अगर कोई प्रॉपर लीडर होता तो प्रॉपर आर्मी होती ना। जब प्रॉपर लीडर ही नहीं होगा तो हर बंदा वहां लड़ेगा, हर बंदा अपने हिसाब से लड़ेगा, हर बंदा अपने तरीके से लड़ेगा। और हिंदूस में अगर हम बात करें डिफरेंट स्टेट्स में, तो आपकी देखें रानी लक्ष्मीबाई होगी जो कि झांसी की थी, उसके बाद नाना साहिब जो थे वो सतारा के थे, और टांटिया टोप साहब जो थे वो, अब ये लोग जो हैं इनकी कोई आपस में कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी नहीं थी। हर बंदा अपने इलाके में अपने इलाके को बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर सारे इकट्ठे हो जाते, हिंदुस्तानी इकट्ठे हो जाते, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाते, तो शायद आज आपके मुल्क का, आपके वतन का हाल थोड़ा मुख्तलिफ होता। शायद ये सब कुछ ना होता जो हुआ है, शायद चीज़ें डिफरेंट होती। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात जो है हिस्ट्री के अंदर
वो बहुत असर रखती है, ठीक है जी। उसके बाद जो मैंने कहा था कि ब्रिटिश की मिलिट्री स्ट्रेंथ और आप जो है वो इंडियंस की जो लैक ऑफ मिलिट्री एसेट्स, और उस पर आप बात कर सकते हैं कि ब्रिटिश जो आपके इंडियंस थे, आप देख सकते हैं कि उनके पास जो है वो शॉर्टेज थी आर्म्स की। ऑब्वियसली उनकी जो वेपन्स वगैरह थे वो इतने जो है वो अपडेटेड नहीं थे, आउटडेटेड थे। क्योंकि देखें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई इंडियन प्रॉपर आर्मी नहीं लड़ी। अंग्रेज तो प्रॉपर डेवलप्ड आर्मी थी ना, लेकिन जो इंडियंस थे आपके, उसके अंदर हम जैसे जो कॉमन लोग थे, वाइट कॉलर लोग थे, वो भी उसके अंदर शरीक हुए। उन्होंने देखा कि यार ठीक है, अपने मुल्क बचाने की बात आई है, अपना शहर बचाने की बात आई है, अपनी स्टेट बचाने की बात आई है, तो हर बंदा जिसका दिल किया, जिसने चाहा, वो हथियार लेकर, जो भी उसके हाथ में आया वो हथियार लेकर सड़क पे निकला अंग्रेजों को मारने के लिए। उसके अंदर एक हौसला था कि मैंने अपने लिए कुछ करना है, वरना मेरा फ्यूचर जो है वो इन्हीं के हाथ में है। तो वो कोई प्रॉपर ट्रेंड आर्मी नहीं थी इंडियंस की। ट्रेंड आर्मी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रिटिश की थी, ठीक है। तो ये एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर जो है आपकी फेलियर के उसमें आता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। उसके बाद लोकल रूलर्स जो थे आपके, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके निज़ाम ऑफ हैदराबाद, आपके कश्मीर, आपके जो सिख थे स्पेशली पंजाब के, ब्रिटिश के सामने अपने नंबर बनाने के लिए, न जाने क्यों उनके दिल में ऐसा क्या था कि उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट किया। जिसके अंदर आपकी जो कश्मीर था, उसने जो है वो 2000 ट्रूप्स जो हैं वो सपोर्ट में भेजे थे ब्रिटिश के। तो इस तरह से जो है लोगों ने मौके जो है वो ज़ाया किए, और इस तरह से जो है वो 1857 के अंदर आपके जो ब्रिटिश हैं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटिश राज जो है वो यहाँ पर डेवलप किया। तो ये हमारा जो है टॉपिक था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जिसमें हमने कॉजेज़ पे बात की, हमने जो है रीजंस पे बात की, फेलियर्स की। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन, और हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच एवरीवन।